आप बैठिए, बताते हैं। देखिए, मनोविज्ञान जो शब्द आया है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है, अंग्रेजी का शब्द है साइकोलॉजी, और इसी से मनोविज्ञान बना हुआ है। अब देखिए, साइकोलॉजी दो शब्द से बना है। एक शब्द आएगा साइकी, दूसरा है लोगस। लोगस, लोगस शब्द है। साइकी का मतलब होता आत्मा, और लोगस का मतलब होता अध्ययन। अब क्या हो गया? मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन। लेकिन इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया। 19वीं शताब्दी में यह शब्द आया साइकोलॉजी, तो इसे कहा गया आत्मा का अध्ययन करता। पहला शब्द आता है आत्मा का अध्ययन। ठीक। आत्मा का अध्ययन मानने वाले तीन लोग मुख्य रूप से हैं। एक का नाम सुना होगा प्लेटो, दूसरा नाम आएगा डेकार्ट, और तीसरा नाम आएगा सुकरात, अरस्तु। अरस्तु। चूंकि मनोविज्ञान का जन्मदाता अरस्तु को ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मनोविज्ञान अपने समय समय में परिवर्तन भी करता रहा। तो पहले इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को मानने वाले तीन लोग हैं, प्लेटो है, डेकार्ट है, अरस्तु है। ध्यान रखिएगा, पहला शब्द आता है। लेकिन यह धारणा कुछ दिन बाद समाप्त हो गई। कहा गया नहीं, मनोविज्ञान सिर्फ आत्मा का अध्ययन नहीं करता। जैसे सुना होगा शब्द आत्मा, दूसरा सुना होगा परमात्मा। क्या है दोनों में अंतर? आत्मा परमात्मा में लीन हो। जैसे आप एक शब्द सुनोगे, जीव ही शिव है। एक शब्द सुना होगा, जीव ही शिव है। इस सृष्टि का निर्माता भगवान शिव को कहा जाता है, जो परमात्मा है। जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि आत्मा क्या होती? शरीर को छोड़ देती है, यह शरीर निर्जीव है। मनोविज्ञान जो निकला ये विषय, ये किससे निकला था? दर्शन से, फिलॉसफी से। पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं था, दर्शन शास्त्र का एक अंग था। नहीं, अब जान लीजिए, मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से 19वीं शताब्दी में आता है। तो पहले दर्शन का एक हिस्सा था, फिलॉसफी का हिस्सा था। और फिलॉसफी आप सुना होगा, दो चीजों का अध्ययन करता है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। आपने एक दर्शन अगर सुना होगा, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद सुना है? किसने दिया था? आदि शंकराचार्य ने दिया। शंकराचार्य साहब का कहना था ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, ये संसार सब मिथ्या है, जो भी चीजें पृथ्वी पर हैं वो नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। बस कोई चीज सत्य है जो अमर है, वह है आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है। कोई भी शरीर को रखना घर में पसंद नहीं करेगा, भले बहुत प्यार करता हो आपसे। रखेगा? नहीं रखेगा। तो यहां जो आया दर्शन, इसी चीज का अध्ययन करता है, फिलॉसफी यही। और दर्शन हमेशा तर्क करता है, लॉजिक। उसका उद्देश्य होता है सत्य को जानना, ट्रुथ क्या है उसी को जानना। तो दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान निकला, ये ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया, और इसका जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता, अरस्तु को कहा जाता। ध्यान रखिएगा। फिर विकास हुआ दूसरा, कहा गया नहीं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया। कहा गया मन का विज्ञान है। लेकिन मन में ही दो भाग हैं, ध्यान रखिएगा।
मन भी दो भाग है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक अचेतन मन होता है, एक चेतन मन होता है। अचेतन मन और चेतन मन को दो जानते होंगे। तो यह भी विचारधारा कुछ दिन बाद समाप्त हो गई। फिर कहा गया इसको चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान, आप लिखिए मत, तो आप लिखवाएंगे अभी, आप टेंशन ना पालिए। फिर आया चेतना का विज्ञान। लेकिन चेतना में भी तीन प्रकार की चेतना, इसको चूंकि फ्रायड महोदय ने, सिगमंड फ्रायड थे जिन्होंने मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण का सिद्धांत के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड साहब हैं। सिगमंड फ्रायड, फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है और उन्होंने अचेतन मन पर सबसे ज्यादा बल दिया है। अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने माना है। उन्होंने चेतन की बात नहीं किया है। तो उन्होंने कहा जो मनुष्य के मन में होता तीन प्रकार का होता है, एक का अचेतन, एक का चेतन, एक का अर्धचेतन। तो ये भी जो विचारधारा थी खत्म हो गई। चौथी जो विचारधारा है वह है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान ये 20वीं शताब्दी में आया, व्यवहार का विज्ञान। अब आज मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। क्यों व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, ये भी जान लीजिए। जब मनोविज्ञान आया तो कहा गया बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। ये लोग मानते थे कि अगर बच्चा अच्छे खानदान का है या वंशानुक्रम का है तो निश्चित वो अच्छा होगा। लेकिन जब व्यवहारवाद आया इसने कहा नहीं, ये कहता है कि वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर भी बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद सबसे ज्यादा बल देता वातावरण पे। जैसे आज आप देखते हैं, हम आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में इसलिए डालते हैं कि अच्छा वातावरण हो। भाई क्या आपसे अच्छे टीचर हैं जो कॉन्वेंट पढ़ा रहे हैं? नहीं, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उनका एटमॉस्फेयर आपके स्कूल के एटमॉस्फेयर से अच्छा है। ये तो मानते हैं, नहीं मानते आप? उनकी सुविधाएं अच्छी हैं, ये मानते हैं आप हैं? तो इन्होंने कहा, और इसका जनक माना जाता वाटसन को। वाटसन को कहा जाता है कि ये वाटसन महोदय ने एक कथन भी कहा इसी पर। क्या कथन कहा है भी जान लीजिए। उसने कहा कि तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, उचक्का जो भी चाहूं बना सकता हूं। कैसे बनाएगा भाई? वैसे वातावरण में रख देगा। हमारे चोरों के बीच आपका बच्चा रहेगा तो चोरी सीख लेगा, अच्छे माहौल में रहेगा अच्छी चीजों को सीखेगा। तो इनका कहना है वाटसन का, इन्होंने कहा कि तुम मुझे नवजात बच्चा दो, नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, उचक्का जो भी चाहूं बना सकता हूं। और आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो गया। व्यवहार का विज्ञान में दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये वंशानुक्रम को तो मानता ही है, लेकिन साथ साथ वो वातावरण को भी मानता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी पर एक बहुत अच्छा कथन वुडवर्थ ने लिखा था, ये पूछा भी गया कई बार। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, आज मनोविज्ञान ने व्यवहार को अपना लिया। व्यवहार क्या है? बच्चे का व्यवहार। चूंकि अब आप मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, बाल विकास, बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। एक शब्द आता है तो ये आज कहा जाता है मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। बच्चे के विकास में जो भी चीजें जरूरी हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। अब चूंकि होता क्या है, मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई। आपने सुना होगा मनोविज्ञान में प्रयोगशाला होती है जिसमें मनोचिकित्सक बैठते हैं। प्रयोगशाला कभी आप जाएंगे, हर हॉस्पिटल में एक मनोचिकित्सक होता है। मनोचिकित्सक का काम होता है कि मनुष्य अवसाद में है या किसी परेशानी से है, उसको परामर्श और निर्देशन देना।
जैसे कभी आप जाते हैं अपनी समस्या को बताते हैं तो क्या करता, आपको परामर्श देगा और उसके परामर्श के अनुसार आपको निर्देशन करना पड़ेगा। जो जो कहेगा उसको आपको करना होगा। मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला पहली बार स्थापना होती है वो होती 1879 में। एक स्थान है लिप्जिंग में, जर्मनी में हुई थी। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विश्व में लिप्जिंग जर्मनी में स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे विलियम वुंट। अभी प्रश्न बार बार आया कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब, लिखिए मत मैडम, अभी सब लिखा देते, आप लोग लिखने में ज्यादा माहिर है। हाँ, हम लिखवा देंगे भैया, आप लोग तुरंत लिखने का प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं पहले आप समझ लिए, लिखवा देंगे तो याद हो जाएगा। अब प्रश्न आया है, कई बार पूछा आपसे, आप पेपर उठा के देखिएगा कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विश्व में कहां स्थापित हुई। तो विश्व में पहली स्थापना लिप्जिंग एक शहर है जर्मनी का, जहां पर विलियम वुंट महोदय के द्वारा पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई। और यहीं से मनोविज्ञान ने व्यक्तियों के परामर्श और निर्देशन, मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं का दो काम होता है, ध्यान रखिएगा, एक परामर्श देना, दूसरा निर्देशन देना। देखिए डायरेक्ट आप डॉक्टर को दिखाते तो आपको परामर्श देता है, निर्देशन नहीं देता। यहां क्या होता, मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो आपको परामर्श देगा, जैसे कभी होता है। इसलिए मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं जगह जगह पर स्थापित इस उद्देश्य से की गई हैं कि आप अपने बच्चे को ले जाएंगे और आप ये जानना चाहते हैं आपका बच्चा क्या बनेगा या किस चीज में उसकी रुचि है। वो बातचीत करेगा मनोचिकित्सक, बातचीत के बाद आपको सुझाव देगा कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में जाने के योग्य है। अभी एक फिल्म आई थी, बड़ी चर्चित फिल्म थी, अगर देखा होगा आप लोगों ने, 3 इडियट आई थी, बहुत अच्छी उनकी आमिर खान की फिल्म थी, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, उसमें तमाम चीजें बकवास हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात उसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो आप उसी क्षेत्र में उसको भेजने का प्रयास करें। आज आप देख रहे हैं, हम बच्चों की रुचि को नहीं देखते कि वो क्या बनना चाहता है, हम उस पर जबरन तमाम चीजों को लाते हैं। उसमें वो एक डायलॉग बोलता आमिर खान, अगर आपने सुना होगा, कभी फिल्म देखिएगा, वो कहता है लता मंगेशकर से अगर बैटिंग कराई जाए तो कितनी अच्छी बैट्समैन होंगी, तेंदुलकर से गाना गवाया जाए तो कितने अच्छे गायक होंगे। क्योंकि भाई तेंदुलकर ने क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा काम किया, लता मंगेशकर जी ने गाने के क्षेत्र में अच्छा काम किया। अब उनकी रुचि उस क्षेत्र में थी, उनके परिवार वालों ने उनको उस क्षेत्र में भेजा तो उन्होंने बेहतर काम किया। तो यहां इसका उद्देश्य था कि बच्चे के बारे में जानना, वो क्या करना चाहता है, ध्यान रखिएगा। अब आती है बात कि भारत में भी मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापना हुई। अब यहां भी प्रश्न करेगा कि भारत में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहां पर स्थापित की गई, कोई बता सकता है इसमें? नहीं, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता में स्थापित हुई और उसकी स्थापना किया था प्रोफेसर एस सेन गुप्ता ने किया था। और उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1947 में प्रयागराज में स्थापना हुई। जब पोता के उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहां पर स्थापित हुई, 1947 में प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी। कभी जाइएगा इलाहाबाद में तो वहां लाउदर रोड पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को परामर्श और निर्देशन प्रदान करना। परामर्श भी देंगे, निर्देशन भी देंगे, आपको क्या क्या करना उसके अकॉर्डिंग आप उसके अनुसार करिए। अब आते हैं, जैसे तो मनोविज्ञान का विकास हो गया, मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं के बारे में बात हो गई। अब आता है कि मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान क्यों अलग कर दिया गया। इसे एक प्रश्न आता है, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसी टेट का बड़ा हिट क्वेश्चन होता है, क्यों एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए? आप बता सकते कोई? देखिए, पहली है
हमें बच्चे की बौद्धिक बुद्धिलब्ध की क्षमता जाननी चाहिए, पहला है। दूसरा, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की अभिक्षमता क्या है, बच्चे का अवधान क्या है, उसके अनुसार हमें शिक्षण कार्य करना है। मान ले बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा, रुचि नहीं ले रहा आपकी क्लास में, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मान ले बच्चा थका हुआ है, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए? नहीं, मन चंचल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। देखिए, दो चीज है। अगर बच्चा कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो कई कारण हो सकते हैं, कारण कई होते हैं। एक तो होता है कभी कभी बच्चा थकान में है, तो आपने एक शब्द सुना होगा, सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है, उसको कहते हैं अधिगम का पठार होना, शब्द है एक आता है, यानी सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाना, इसको कहते हैं अधिगम का पठार होना, ध्यान रखिएगा। दूसरा है, बच्चा हो सकता है थक गया हो, पढ़ते पढ़ते थक गया हो, तो हम क्या करेंगे, उसको विषय से हटकर कुछ और रुचिकर चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। तीसरा है, हम अपने टॉपिक को भी बता सकते हैं कुछ देर लिए। ऐसी समस्या आती है कि शिक्षक को यह जानना चाहिए, इसीलिए आपके यहाँ कक्षाएं जो रखी जाती हैं 35 से 40 मिनट की ही कक्षाएं रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण यह होता है, जो व्यक्ति का ध्यान होता है, ध्यान मतलब इसको कहते हैं हमारे मनोविज्ञान में अवधान, बहुत समय तक केंद्रित नहीं रहता। जैसे एक ही विषय को अभी आपको 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़ा दें तो होगा क्या, आपके अंदर अरुचि पैदा हो जाएगी। उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपका ध्यान केंद्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है कि नहीं है, इसको ध्यान दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखकर हमें पढ़ाना है। बच्चे की आईक्यू लेवल क्या है, मान लो बच्चा मंद बुद्धि का बच्चा है और आपकी कक्षा में कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है। जो तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा जल्दी कोई चीज को सीख जाएगा, और मंद बुद्धि का बच्चा क्या होगा, देर में सीखेगा, ध्यान रखिएगा, देर में सीखेगा। तो यहां क्या है, आपको पूरी कक्षा जो आपकी है वो समावेशी है, एक शब्द प्रयोग होता है समावेशी, जिसमें सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट कौन है? जो तीव्र बुद्धि का बच्चा है, विकलांग बच्चा विशिष्ट है, लेकिन सामान्य बच्चा जो है सामान्य बुद्धि बच्चा होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हर कक्षा समावेशी होती है। जैसे इसमें बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, किसी गणित बहुत अच्छी आती होगी, किसी गणित में कोई रुचि नहीं होगी, वो बैठा रहता होगा, गुरुजी कैसे काट देते होंगे, कैसे लगा देते होंगे, वो देखता होगा, सिर्फ प्रक्रिया को देखता होगा। कुछ लोग होते होंगे बड़ा इंटरेस्ट आता होगा कि देखिए गुरुजी ने कैसे हल किया। वो तो आपकी समस्या, आपको पढ़ना, अगर आपकी ये समस्या ना होती तो हो सकता है गणित पढ़बो न करते, ये भी बता दें। नहीं कर रहे हैं आपको, आप अपनी रुचि के अनुसार तो पढ़े हैं। भाई सरकार की जो पॉलिसी है कि गणित पढ़ा रही है, तो यहां क्या है भाई, हर बच्चा हर विषय में इंटरेस्ट नहीं लेता, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्या होगा, अधिगम का पठार आ जाएगा, यानी सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। जैसे कभी आप देखते होंगे एक चीज कि अगर आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और रुचिकर है, या आप कोई सीरियल कभी देखती हैं जो आपका सीरियल बड़ा रुचिकर होगा, कब समय बीत गया पता ही नहीं चलता। देखते होंगे एकदम जब कोई घटना होनी होती उसी पर रोक देता अगले दिन अगले एपिसोड में। क्यों जानते हैं? आपका इंटरेस्ट कि उस दिन फिर मौजूद रहे। नहीं, एक का दिन सीरियल पूरा दिखा देता तो आप दूसरे दिन बैठते तो वो ट्विस्ट को बनाए रखता है। जैसे फिल्म आई थी, अगर देखा होगा, बाहुबली 1, उसमें क्वेश्चन आवर छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। अगर फिल्म देखा होगा आपने बाहुबली, तो उसमें देखा होगा पहला जो आया था फिल्म, उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। जब दूसरी फिल्म आई बाहुबली 2, तो उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई कि देखे भैया कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा। ध्यान रखिएगा,
जैसे कोई भी हाँ क्या था उसका उद्देश्य? आपके अंदर रुचि को बनाए रखना। इसीलिए कभी आप देखिए हाँ हाँ चलिए अब थोड़ा सा लिख लेने कहेंगे आपसे, बड़ी बड़ी बातें तो हम किए तो काम की बातें हो जाएं। हाँ देखिए पहला लिखिए मनोविज्ञान का विकास। क्या लिखी थी? आप लिखिए जो बता रहे हैं। क्या? अरे तो आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए हमने उदाहरण दिया भाई। देखिए उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं या क्लास को रुचिकर इसलिए बनाया जाता है कि क्लास इंटरेस्टेड है और क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाते हैं इंटरेक्शन होना चाहिए किसी बच्चे को। अब मान ले आप गए कभी क्लास में गए, एकदम खड़े हो गए स्टेजू की तरह और सिर्फ संवाद करें, एक तरफा संवाद क्लास में अच्छा नहीं होता। इसलिए संवाद हमेशा द्विमार्गी होना चाहिए। बच्चा भी फीडबैक दे। जैसे आप देखते हैं जब आपको समझ में आता है ऐसे ऐसे सर करते हैं, हम तो नहीं कहे ऐसे करिए, और नहीं समझ में आता तो आप ऐसे नहीं करते। नहीं कर रहे हैं। जब आपको समझ में आता नहीं, अभी देखिएगा आपकी स्वाभाविक क्रिया है, ये आप करेंगे आपको समझ में कोई बात आएगी, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं फीडबैक देना, प्रत्युष्ट करना। जब आपको कोई बात समझ में आएगी तो निश्चित है जान लीजिए आप स्वाभाविक क्रिया है कि फीडबैक देंगे। चलिए थोड़ा कुछ